हेलो सोल्जर, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल एसकेसी में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। बेहतरीन लेवल से अपनी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन मेरे भाई आप कर रहे होंगे। तो जैसा कि जानते हैं कि कल से हमने अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जो कि अगर आपके एग्जाम का वेटेज देखा जाए इस चैप्टर का तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, वो एनडीए हो या एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, सीडीएस, कोस्ट गार्ड। बेहतरीन लेवल से मेरे भाई क्वेश्चन आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि दिसंबर में आपका अपकमिंग एग्जाम भी आने वाला है कोस्ट गार्ड का, तो हमारे बच्चे तैयार होंगे, बेहतरीन लेवल से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे जी जान लगाकर। और मैं दावा है कि जो हम लोग फिजिक्स का जो कंटेंट दे रहे हैं या जो आप पढ़ रहे हैं, बिल्कुल यही से क्वेश्चन फंसेगा। आपको एग्जाम में आप देखना क्वेश्चन का लेवल सेम यही से आपको क्वेश्चन का लेवल देखने को मिलेगा। यही कंटेंट, यही जो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा, सारा चीज़ आपको सेम यही देखने को मिलेगा। तो वह सारे बच्चे जय हिंद का कमेंट कर दें कि यस सर वी आर रेडी, हम लोग रेडी हैं आज के क्लास के लिए। और एक बार शेयर कर दीजिए हर ग्रुप में, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहां आप इन्वॉल्व हो, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे कि संतोष सर आ गए, तहलका मचाएंगे फिजिक्स का जबरदस्त लेवल पे। न्यूटन लॉ का मोशन का हम लोग का मेरे भाई पार्ट 2 है, ठीक है। तो वह सारे बच्चे हाउस जोश का कमेंट कर दें और जय हिंद का कमेंट लगा दें फटाफट। तो हम अपने चैनल को हम अपने वीडियो को स्टार्ट करें, ठीक है। ठीक है मेरे सोल्जर्स। तो क्या कल पार्ट 1 में आपको किसी तरह का क्यूरी हुई? पार्ट 1 में क्या कल पार्ट 1 में आपको किसी तरह का क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं। आज हम लोग जैसे से आप देख रहे हैं, हम लोग का चैप्टर का लेवल भी बढ़ रहा है। न्यूटन्स लॉ हो जाएगा, उसके बाद फ्रिक्शन आ जाएगा, फिर ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। तो चैप्टर बढ़ रहा है मेरे भाई। टाइम पे प्लीज़ आप फोकस कीजिए, टाइम को वेस्ट ना कीजिए। एक स्ट्रैटेजी, एक मैनेजमेंट को बांध कर अपना प्रिपरेशन को कीजिए, ठीक है मेरे भाई। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजी, वही 2 चीज़ आपको सिलेक्शन की ओर पहुंचाएगा मेरे भाई। और देखिए इस चैनल पे आपको बेसिकली बेहतरीन लेवल का पंक्चुअलिटी लेवल से, डेडिकेटेड लेवल से आपको पर डे वीडियो तो मिल ही रहा है। बस आपका काम उसको पढ़ना, और किसी तरह की क्यूरी है तो आप प्लीज़ पूछिए, ठीक है। और आप न्यू स्टूडेंट अगर वीडियो आप देख रहे हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि हर नोटिफिकेशन मेरे भाई सबसे पहले आपको मिले। आपके एग्जाम के रिलेटेड या नोटिफिकेशन रिलेटेड आप तो देख रहे हैं करंट अफेयर का वीडियो आ रहा है हमारे चैनल पे, तो उसको बेहतरीन लेवल से आप पढ़िए, ठीक है। तो क्या मेरे भाई रेडी हैं आप लोग आज के कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए? मेरे भाई एक बार कमेंट कीजिए कि कल हम लोग का लास्ट टॉपिक क्या था। क्या कल यही हम लोग पढ़ रहे थे मेरे भाई, मोमेंटम? यस या नो मेरे सोल्जर से एक बार कमेंट कीजिए। और एक आपसे मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटेड है कि आप वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ जितना हो सके शेयर कीजिए मेरे भाई, हर स्टूडेंट को के पास वो वीडियो पहुंचे जो पैसा के अभाव की वजह से उसको शिक्षा नहीं मिल रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि हर गरीब से गरीब लड़का वीडियो पहुंचे कि वो अपना डिफेंस बनने का सपना उसका पूरा हो जाए। क्योंकि बाहर का कोचिंग का जो माहौल है, काफ़ी इतना पैसा भी ले रहा है और कंटेंट नहीं दे रहा है। आप जानते भी हैं 1 लाख 1.5 लाख ले लेगा और इस लेवल का कंटेंट भी नहीं देगा। आप लोग में से कितने लोग उसके चपेट में आए होंगे, उससे सफ़र हुए होंगे। तो इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि हर बच्चा, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे भाई, समझिए कि 50-1 लाख मार्केट का रेट का देखा जाए तो उसके बराबर ये कंटेंट है मेरे भाई। तो प्लीज़ आप इसका जितना हो सके फ़ायदा उठाइए और दूसरे को भी मेरे भाई जितना ही गॉड गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, ईश्वर उन्हीं की मदद करते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। तो उन लड़कों के पास भी वीडियो पहुंचाइए जिनको एजुकेशन की काफ़ी रिक्वायरमेंट है। उनको वो पैसा के बिना वो अपना डिफेंस बनने का सपना को वो नहीं पूरा कर पा रहे। तो प्लीज़ उस वीडियो उनके पास भी ये वीडियो पहुंचाइए प्लीज़ मेरे सोल्जर्स, प्लीज़ माय वॉरियर, ओके। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हमारे चैप्टर को आज हम लोग फिर शुरू करते हैं पार्ट 2 को जबरदस्त आवाज अंदाज में। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में क्या मेरे भाई, मोमेंटम मैंने बताया था। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। इसका हमने यूनिट एंड डायमेंशन सारा चीज़ पर हमने मेरे भाई बात किया था कि मोमेंटम क्या है। समय, कोई बॉडी है, उसका मोमेंटम उसका डिटरमाइन होगा उसके मास से और उसके वेग से, दैट इज दिस वेलोसिटी, ठीक है। आइए कुछ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा जाए मोमेंटम के आगे। जहाँ से हमने क्लास को एंड किया था वहीं से मैं शुरू कर रहा हूँ मेरे भाई। पहले एक बार बताइए सारा चीज़ क्लियर और विजिबल है कि नहीं, सारा चीज़ आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं मेरे भाई, एक बार कमेंट कर दीजिए। तो देखिए हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोट्स मैं लिखवाने जा रहा हूँ मोमेंटम का।
when two bodies having constant momentum but different masses, then lighter body will have more velocity। ये मैंने बेहतरीन पॉइंट मेरे सोजस लिखा है। क्या ये पॉइंट को आप पढ़ पा रहे हैं? ये आपकी एग्जामिनेशन का पॉइंट से ही मैं क्वेश्चन आया हुआ उसी को मैं पॉइंट वाइज में लिखा रहा हूँ। मैं हर बार आपको यही बोलता हूँ, कोई बुकिश भाषा में नहीं लिखवाता हूँ। जब दो बॉडीज का कांस्टेंट मोमेंटम है, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई? मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। अब क्या मेरे भाई कर रहे हैं कि हम इस मोमेंटम को कांस्टेंट कर दे रहे हैं, नियत कर दे रहे हैं, तो मास इनटू वेलोसिटी पे ही डिपेंड करेगा। ये तो जानते हैं मोमेंटम किसी बॉडी का, बट ये जो दोनों बॉडी है उसका मास डिफरेंट है। एक का मास m1 है तो एक का मास m2 है। एक का मास m1 है तो एक का मास आपका क्या है? m2 है। बताना है, लिखा हुआ है कि जो हल्का बॉडी है, लाइटर बॉडी मतलब जिसका मास कम है, उसके पास ज़्यादा वेग है। आपने देखा भी होगा प्रैक्टिकल डेली लाइफ में, दो व्यक्ति दौड़ रहे हैं, दो व्यक्ति दौड़ रहा है, मोमेंटम सेम है। मोमेंटम कंजर्व करने का मतलब है कि उन दोनों का जो वेलोसिटी है वो बेसिकली क्या है, क्योंकि मोमेंटम कहने का मतलब मास इनटू वेलोसिटी। हमने उसका मोमेंटम ही कांस्टेंट कर दिया, मतलब उसमें ज़्यादा रेट से या कम रेट से एक्सेलरेशन और डिसएक्सेलरेशन उसमें नहीं होगा। उसका वेलोसिटी चेंज रैपिड रेट से नहीं होगा, दैट मीन्स, ठीक है। तो मोमेंटम कांस्टेंट है, बट वही दो लड़का दौड़ रहा है, एक मोटा है एक पतला है। तो पतला बॉडी का जो मास है, जो एक 60 केजी का वेट है, मास जिसका है, एक है 80 केजी का वजन जिसका है। तो जितना 60 किलो का आदमी दौड़ लेगा उतना 80 केजी वाला आदमी नहीं दौड़ पाएगा। ये तो आप भी जानते हैं, आप लोग डिफेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेली रनिंग करते हैं, तो ही लिखा हुआ है कि लाइटर बॉडी विल हैव द सेम मोर वेलोसिटी व्हेन दे हैविंग कांस्टेंट मोमेंटम। अगर दो बॉडी है उनका मोमेंटम कांस्टेंट कर दिया गया है और उन दोनों का मास डिफरेंट है, तो जो हल्का बॉडी है, जो हल्का मास का बॉडी है, उसके पास ज़्यादा वेग होगा एज कॉम्पेरिजन टू हायर मास ऑफ द बॉडी। यही मेरे सोचस में ये पॉइंट को लिखा हूँ। क्या ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं, एक बार कमेंट कीजिए। तो मैं इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे भाई, इससे आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। एयरफोर्स में हूबहू PYQ में क्वेश्चन आते हुए थे, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है मेरे भाई। मैं वही पॉइंट को लिखवाता हूँ जो आपकी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, फालतू पॉइंट में लिखवाता ही नहीं है, क्योंकि हमें दिसंबर तक सिलेबस भी करना है, कोस्ट गार्ड की एग्जाम आ रहा है, तो उसको लेकर चलना है। तो हमारे पास टाइम बहुत लिमिट है मेरे भाई, पढ़ना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या आपने यहाँ तक लिख लिया? तो आइए हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा जाए। आज हम लोग, क्योंकि कल हमने न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ देखा था, आज कुछ देखेंगे इनर्शिया का टाइप और कुछ न्यूटन फर्स्ट लॉ का एप्लीकेशन, उसका कहाँ कहाँ एप्लीकेशन होता है, ठीक है। फिर सेकेंड लॉ को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है मेरे भाई। क्या कल हमने इनर्शिया पढ़ा था मेरे भाई? कमेंट कीजिए इनर्शिया क्या है, कमेंट कीजिए कि इनर्शिया क्या है। प्लीज़ एक बार सारे बच्चे कमेंट करें कि इनर्शिया क्या है। कल हमने बेहतरीन लेवल से, लगभग मैंने आधा घंटा समय दिया था सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को खोलने के लिए, ठीक है। इनर्शिया ऑफ टाइप्स, ये मैं क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि हर टाइप्स का मैं जब एप्लीकेशन करवाऊंगा उसका डेली एग्जाम्पल, तो सारे एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन से हैं, ठीक है। इनर्शिया ऑफ टाइप्स, बेसिकली मेरे भाई इनर्शिया तीन तरह के होते हैं। एक आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एक आपका इनर्शिया ऑफ मोशन, और थर्ड वन इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है।
इनर्शिया तीन तरह के होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एक इनर्शिया ऑफ मोशन और एक इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया क्या था, मैंने कल बताया था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा। तब तक रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स बाहर से ना अप्लाई हो, जब तक उस पर बाहर बल ना उस पर यूज अप्लाई हो तब तक वो अपना मोशन को चेंज नहीं करता है, वो अपना स्टेट ऑफ मोशन उसको चेंज नहीं करेगा। हाँ, अगर आप उसके मोशन में स्टेट में चेंज लाओगे, अगर रेस्ट है तो उसके मोशन में आप अपोज करोगे, उसको आप रेस्ट है तो उसको मोशन में लाओगे तो वो उसका अपोज करेगा। वो डिपेंड करेगा उसके मास पे। अगर कोई बॉडी उसका मास ज़्यादा है तो वो अपोज भी उतना ही ज़्यादा अमाउंट में करेगा। अगर कोई बॉडी है मास कम है तो इनर्शिया भी कम है, तो वो अपोजिशन भी उसी रेट से अपने अंदर मेरे भाई करेगा। ठीक है, ये तो हमने कल डिस्कस किया था। आज हम लोग सबको एक एक बारीकी से पढ़ेंगे। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट मेरे भाई क्या होता है, मतलब इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, बोलेगा कि मुझे छोड़ दो भैया, मुझे रेस्ट में ही रहने दो। हाँ, अगर तुम मुझे छेड़छाड़ करोगे, तुम मेरे अंदर चेंज लाओगे तो मैं उसका विरोध करूंगा। विरोध कैसे करेगा भाई, क्या मोर्चा संभालेगा, आंदोलन करेगा? विरोध करने का मतलब है कि अपना आप मतलब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है उसको आप एक्सटर्नल फोर्स लगाकर आप उसको उसके आप स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर रहे हो तो वो क्या करेगा, रेस्ट से मोशन में आएगा। वही उसका ओपोजिशन हुआ मेरे भाई। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है, बॉडी इज कंटिन्यू टू बी इन रेस्ट अंटिल एंड अनलेस एक्सटर्नल फोर्स विल अप्लाइड ऑन इट। मतलब मैं लिख दे रहा हूं, बॉडी इज टू बी कंटिन्यूड रेस्ट until or unless external force applied on it। वो अपना रेस्ट में ही स्थित रहेगा, तब तक रहेगा जब तक उस पर आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करोगे। यही आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है, जड़त्व ऑफ रेस्ट होता है। ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया मेरे भाई, मेरे सोल्जर्स? इसका देखिए बहुत एग्जाम, ये डिफिनेशन नहीं आएगा आपके एग्जाम में। अब मैं बता रहा हूँ आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। देखिए ऐसे पॉइंट देता है, जैसे आपने डेली लाइफ में फील भी किया होगा, मैं ध्यान से सुनिएगा। बस पे तो आप चढ़ते होंगे, बस पे ये आपका सब सारा ठीक है, आवाज़ आ रही है ना, बेहतरीन लेवल से पढ़िए, सारी चीज़ क्लियर है, विजिबल है। ओके, तो आपने बस पे चढ़ा होगा, बस हो या ट्रेन हो, अच्छा बिल्कुल यातायात करने के लिए तो हम लोग बेसिकली यूज करते ही हैं। बस हो गया, ट्रेन हो गया, कार हो गया, मतलब जितने तरह के स्कूल अपना व्हीकल्स है। तो पहले बस से भी हमने बहुत स्कूल भी गया है, आप लोग स्कूल तो बस ही से जाते थे। तो बस पे चढ़े रहते हैं, और जब बस अपना रेस्ट में रहता है मेरे सोच, और अचानक जब बस मोशन में आता है तो क्या हम लोग किधर की ओर मुड़ते हैं? आपने कभी महसूस किया कि हम लोग हमेशा पीछे की ओर जाते हैं जब बस रेस्ट में, और अचानक जब वो मोशन में आता है तो मोशन में आने का मतलब क्या हुआ कि गाड़ी स्टार्ट करेगा, इंजन देगा, गियर वेयर चेंज करेगा, तभी ना वो मोशन में आएगा। गाड़ी रेस्ट में है तो रेस्ट ही में रहेगा जब तक आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाइएगा। एक्सटर्नल फोर्स मतलब अब उसके अंदर आप चाबी लगा रहे हैं, चाबी लगाकर फिर आपने उसको गियर में किया, इंजन लगाया, गियर में बदला, तब ना जाके गाड़ी स्टार्ट होगा। तो आप उस पर कहीं ना कहीं एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं कि नहीं? फिर बस इनर्शिया का काम हो गया, खेला खत्म। आपने जहाँ एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया उसमें मेरे भाई ओपोजिशन आ गया, उसमें चेंज आ गया। चेंज क्या आ गया, जो पैसेंजर जो बस पे खड़े रहते हैं बिना हैंडल वैंडल पकड़े हुए, बस एक बैक स्टार्ट हुआ तो वो पीछे की ओर झुकते हैं, लीन बैकवर्ड हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है मेरे सोल्जर्स? क्योंकि जो हमारा लोअर पोर्शन है बॉडी का, जो हमारा निचला भाग है शरीर का, जो पैर, वो तो गाड़ी के सरफेस से ही ना कनेक्ट है। वो तो गाड़ी के सरफेस से, हमारा जो लेग है वो तो गाड़ी के सरफेस से ही अटैच है। अटैच करने का मतलब क्या है, उसके सरफेस पे हमने पैर रखा है। तो जैसे गाड़ी स्टार्ट होता है
तो पैर तो मोशन में आ जाता है, बट जो हमारा अपर पार्ट है बॉडी का वो चाहता है कि वो रेस्ट में रहे। बट जैसे ही बस मोशन में आया या ट्रेन हुआ, कोई भी मतलब हुआ सवारी, तो हम लोग पीछे की ओर झुक जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल लगता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। आप उसके स्टेट को चेंज करना चाहा, जिस वजह से वो ओपोज किया, अपने अंदर चेंज का उसने रेसिस्ट किया, ओपोज किया। तो क्या ये एग्जाम्पल समझ में आया कि नहीं? मैं लिखूंगा अभी हर एग्जाम्पल को, ठीक है। हर एग्जाम्पल को हम लोग लिखेंगे भी मेरे सोल्जर्स। ये भेरी भेरी, ये जितने मैंने एग्जाम्पल लिखवाऊंगा, ये पहला एग्जाम्पल, इससे तो कभी हमेशा इससे क्वेश्चन आते हैं आपके डिफेंस एग्जाम में, कि जब गाड़ी अचानक, भाई बस जो है अचानक मतलब मोशन में आता है, तो हम लोग किधर की ओर झुकते हैं, फॉरवर्ड या बैकवर्ड या अपवर्ड या डाउनवर्ड। और फिर सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है, किसके वजह से होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोशन, डायरेक्शन। तो पहला लिखिए व्हेन ट्रेन और बस, इसीलिए हमें जब भी बस पे खड़ा रहना चाहिए, तो जो पकड़ने रहता है उसको पकड़ कर ही खड़ा रहना चाहिए। ऐसे पीछे गिर जाइएगा तो मुंह हाथ टूट जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं? तो when ट्रेन और बस स्टार्ट suddenly, then passenger lean backward because upper part of the body wants to continue in the rest state, but by changing, क्या आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि मैं देख लेता हूँ तब मैं लिखूंगा? नहीं, आपको यहाँ से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है इन से, तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, ऊपर से लिख दे रहा हूँ, ठीक है मेरे भाई। इन या इन को भी छोड़िए, यहाँ से इन रेस्ट स्टेट बट बाई चेंजिंग, क्या मैंने लिखा है, व्हेन ट्रेन और बस स्टार्ट सडनली देन पैसेंजर लीन बैकवर्ड, पीछे की ओर मुड़ जाते हैं, मतलब झुक जाते हैं, गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा अपर पार्ट है बॉडी का वो कंटिन्यू चाहता है रेस्ट में, बट बाई चेंजिंग देयर स्टेट, changing their state but by changing their state of inertia of rest, then this happen, इस वजह से होता है, क्योंकि हमारा जो लो अपर पार्ट है वो रेस्ट में रहना चाहता है, बट आप बस को अचानक स्टार्ट कर दिए, तो जिस वजह से इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से आप उसके पोजीशन में, आप उसके अंदर चेंज लाए, जिसका वो अपोज कर रहा है, जिस वजह से हम पीछे की ओर, बैकवर्ड की ओर थ्रू आउट हो जाते हैं, पीछे की ओर गिर जाते हैं या झुक जाते हैं, जो भी आप बोलिए, ठीक है। तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से मेरे भाई हो रहा है, ठीक है। तो क्या ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया कि नहीं? मेरे स्टूडेंट्स, और एक्सप्लेनेशन चाहिए? बहुत सारा मैं एग्जाम्पल आपको अभी इसी के सिमेट्रिकल वे में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है। पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ। ये जो सेकंड में एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ, बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है, जो एग्जाम्पल आपके एग्जाम में कितने बार पूछे जा चुके हैं, इन्फिनाइट टाइम्स। सेकंड एग्जाम्पल इनर्शिया और रेस्ट में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है मेरे भाई, बुलेट फायर in the window pane, then it only make a small hole, whereas
stone, whereas stone completely destroy the window panel due to bullet have acquired more velocity than stone। ये क्या आपको समझ में आया कि नहीं? क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं सोल्जर्स? मुझे एक बात कमेंट कीजिए। लिख रहा है ये आपका सपोज कीजिए एक विंडो पैनल है, ग्लास का मतलब है विंडो पैनल ग्लास का है। यहाँ से हमने एक बुलेट को फायर किया, ठीक है, बुलेट को भी फायर किया और एक स्टोन को भी फेंका। मान के चलिए एक शीशा का अलग अलग नहीं होता है, तो बुलेट जब फायर हुआ तो इससे आर पार दम निकल गया। ये आपका क्वेश्चन एयरफोर्स में आया हुआ है, पीवाईक्यू में और कोस्ट गार्ड में भी। तो ये क्वेश्चन ये जो है बुलेट जो है एकदम इस एनक से ये जो शीशा वाला विंडो पैनल है उससे एकदम आर पार निकल गया, बस एक छोटा सा होल बना दिया बस। वही जब हम लोग पत्थर को फेंके इस पे तो पूरा शीशा को ही फोड़ डाला। तो ऐसा मेरे भाई क्यों हुआ? तो रीजन दिया गया है कि बुलेट का जो है वेलोसिटी ज़्यादा है, बुलेट का जो है वेलोसिटी ज़्यादा है। तो आप बोलोगे कि सर वेलोसिटी है तो ज़्यादा है तो उससे क्या हुआ सर? वेलोसिटी ज़्यादा है सर तो क्या हुआ? मतलब कहने का ये मतलब कि वेलोसिटी ज़्यादा है तो इसको एकदम आर पार कर दिया, इस पे ठहरा ही नहीं, और वही स्टोन जाके इस पे कंप्लीटली पैक्ड हो गया, कॉम्प्रेस्ड हो गया, सबमर्ज हो गया, एक तरह से आप ये बोल सकते हो। तो ये भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ये तो एक रीजन है कि वेलोसिटी ज़्यादा है, बट ये आपका सेकेंडरी रीजन है। प्राइमरी रीजन ये है कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से, क्योंकि जब आपका बुलेट मेरे भाई फायर हुआ है तो जैसे ही ये आपका ग्लास पैनल पे टकराया, ग्लास पैनल के सरफेस पे टकराया, तो कहीं ना कहीं बुलेट को जब हमने फायर किया तो हमने एक फोर्स लगाया तब ना बुलेट निकला। बुलेट तो अपने मन निकलेगा नहीं, गोली चलाया हुआ तब ना बुलेट निकला हुआ। बुलेट निकला इस ग्लास पैनल के जब सरफेस पे टकराया तो कहीं ना कहीं उसको एक रुकावट मिला। सरफेस पे कहीं ना कहीं घर्षण बल लग रहा है कि नहीं, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स ये क्या है? अपोजिंग फोर्स है। तो उसको अपोज किया जिस वजह से, बट अपोज किया बट इस बुलेट का इतना स्पीड ही ज़्यादा था कि ओपोजिशन भारी पड़ गया इसकी स्पीड की वजह से। इसका स्पीड ही इतना ज़्यादा था कि वेलोसिटी ज़्यादा होने की वजह से ये इसके आर पार हो गया। वही स्टोन को जब हमने फेंका तो स्टोन पे भी ओपोजिशन हुआ इसके सरफेस पे, बट स्टोन का जो है एक छोटा सा स्टोन हमने फेंका था तो स्टोन पे जो है ओपोजिशन फोर्स जो इस सरफेस का जो ओपोजिशन फोर्स है जो प्रोवाइड कर रहा था इस स्टोन और बुलेट पे, तो स्टोन पर ओपोजिशन फोर्स काफ़ी हाई अमाउंट पे इम्पैक्ट हुआ जिस वजह से पूरा शीशा को ही फोड़ डाला। अब बुलेट वही एक छोटा सा होल बनाया बस। तो ये क्यों हुआ? इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। मैंने दोनों रीजन दिया, एक आपका वेलोसिटी और एक सीजन सेकेंडरी एक आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दोनों को मैंने लिंक करके मेरे भाई ये पॉइंट को आपके साथ क्लियर किया हूँ जो अपने में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्या समझ में आया कि नहीं? क्या समझ में आया कि नहीं मेरे भाई बताइए। यहाँ तक किसी तरह का कंफ्यूजन तक पूछ सकते हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आए हुए हैं मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या यहाँ तक किसी तरह का प्रॉब्लम तो आप पूछ सकते हैं। अब मैं इसे रफ करना जा रहा हूँ, ठीक है। ये आपके सारे पॉइंट एग्जाम में आए हुए वही एग्जाम के क्वेश्चन से, और मैं उसका पॉइंट बनाकर आपके साथ फुल कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस कर रहा हूँ मेरे स्टूडेंट्स। आइए एक और एग्जाम्पल देखा जाए।
थर्ड एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल, क्या आपने, ये एक गेम होता है टग्स ऑफ रोप, क्या होता है, एक रस्सी होता है, इधर से एक गेम होता है, 3-4 आदमी इधर से खींच रहा है, इधर से 3-4 आदमी खींच रहा है, मतलब इधर से 3-4 आदमी बैलेंस है, दोनों तरफ से रस्सी को क्या है खींच कर रहे हैं, जिधर ज़्यादा फोर्स पड़ेगा उधर आदमी जीत जाएगा, और जो हार गया वो इधर फेंका जाता है, गिर जाता है। ऐसा आपने देखा होगा टीवी में या गेम में। तो वहाँ पे क्या होता है मेरे भाई, वहाँ पे भी इनर्शिया और रेस्ट का ही रोल देखने को मिलता है। जैसे मान के चलो कि आपके पास एक छोटा सा एक आपके पास डिब्बा है, ठीक है, एक मतलब मेटालिक डिब्बा है, अब हमने उसको किसी रस्सी से बांध दिया, इस साइड 4 बंदे हैं और उस साइड भी जो है, उस साइड भी इक्वल ही 4 बंदे हैं। अब दोनों बंदे, दोनों साइड के जो बंदे हैं इस सामान को जो रस्सी से बंधा हुआ है, एक साइड से वो खींच रहे हैं उस साइड, और एक साइड से इधर वाला बंदा खींच रहा है, ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों अपना एक ब्लॉक, एक मतलब ऊपर रखा गया है किसी हाइट पर, ठीक है, किसी हाइट पर आपको सपोज दैट ऐसे आपको रखा गया, इधर से आपका एक आदमी खींच रहा है, इधर से आपका दूसरा आदमी खींच रहा है, दोनों एफर्ट लगाए हैं और दोनों तरफ से इक्वल जो है कॉम्पिटिटर्स हैं और दोनों इक्वल टेंशन फोर्स इस पे अप्लाई कर रहे हैं। बट एक ऐसा सिचुएशन आया कि जो हमारे ग्रुप बी के जो मेरे भाई आदमी थे, जो ग्रुप बी के जो आदमी थे, उन्होंने क्या किया कि ये इसके जो एज पॉइंट है, उस रस्सी के जो एज पॉइंट है उस पे ज्यादा बल लगा दिया, जिस वजह से क्या हुआ, रस्सी का कनेक्शन यही से आपका टूट गया और ए वाले आदमी हार गए। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब इन्होंने इस रस्सी के एज पॉइंट पे, कॉर्नर पॉइंट पे जब इन्होंने फोर्स लगाया, तो कहीं ना कहीं इस सरफेस पे, इस रस्सी पे भी इसको एक ओपोजिंग फोर्स मिल रहा था। तो जिस वजह से क्या हुआ था कि ये जो रस्सी जो है हम खींच रहे थे, ये जो सामान से, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है जिसको हमने रस्सी से बांध कर रखा है, तो कहीं ना कहीं ये सामान का भार इस पे भी आएगा और इस पे भी आएगा। बट जैसे हमने इस कॉर्नर पॉइंट पे ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया गया, मतलब मान लो ग्रुप में ज़्यादा ताकतवर बच्चे होंगे, जब इन्होंने कॉर्नर पॉइंट पे ज़्यादा बल लगाया मेरे भाई, तो इस वजह से क्या हुआ कि सारा भार जो है ग्रुप बी वाले पे ही पड़ गए। मतलब जैसे इन्होंने कॉर्नर पॉइंट पे लगाया, तो इस सामान का जितना भार है सारा इस बी वाले मतलब जो रस्सी को बांध कर, रस्सी को जो पकड़े हुए थे, सारा भार इन्होंने अपने और ही खींच लिया। तो ऐसा क्यों हुआ मेरे भाई, मतलब ए तक इसका वजन जान ही नहीं दिया। तो ऐसा क्यों हुआ मेरे भाई, क्योंकि जैसे इसने पूरा बल लगा दिया, तो क्या हुआ कि रस्सी का जो मतलब सरफेस है वो भी एक ओपोजिंग फोर्स प्रोवाइड कर रहा था। क्योंकि हम लोग जब रस्सी को खींच रहे थे तो रस्सी को हम लोग मोशन में ला रहे थे, बट रस्सी जैसे ही रस्सी के कॉर्नर पे हमने ज़्यादा फोर्स लगाया, तो इसका जितना सारा भार है, टोटल भार सब इसके सेंटर पे एक्यूमुलेट हो गया, इसके कॉर्नर पॉइंट से आकर सेंटर पे, जिस वजह से ये रेस्ट में आ गया और ग्रुप ए वाले जो हैं वो गिर गए और ग्रुप बी वाले जो हैं जीत गए। तो ये भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। सेम लॉजिक, अगर ए वाले पार्टिसिपेंट को हमें जिताना है तो ए वाले भी ज़्यादा अगर फोर्स अप्लाई कर दें, तो कहीं ना कहीं जितना भार है वो आप क्या हो जाएगा, रस्सी का जो है जितना भार वो सेंटर पे चला जाएगा, ठीक है। तो जितना सारा लोड है आपको, वो इस ब्लॉक का जितनी, मतलब इस ऑब्जेक्ट का जितना सारा वेट है सब ए पर आ जाएगा। ए पर आने का मतलब है जो इसने रस्सी को पकड़ कर रखा है, जिस वजह से ये जो है ए वाले जीत जाएंगे, क्योंकि ये रेस्ट, मोशन से रेस्ट में आ गया, इसके आपने पोजीशन में चेंज लाया, जिस वजह से वो पोजीशन प्रोवाइड किया और
आपका ऐसा ही गेम टाइप का आपका खेला जाता है। ठीक है, तो ये भी बेहतरीन लेवल के इनर्शिया ऑफ रेस्ट का ही एग्जाम्पल माना जाता है। इसको आप कुछ भी मान सकते हो, ब्लॉक भी मान सकते हो। ठीक है, इसको हम हर सिचुएशन से पढ़ते हैं। मान के चलते हैं कि ये ब्लॉक है, इसको कोई ये आपका इसको एक रस्सी से बांध के रखे हैं इधर से, फिर इधर से एक रस्सी से इसको बांध के रखा गया है, दोनों तरफ से खींचा जा रहा है। अगर इसको जोर से मतलब फटाक से खींचा गया, फटाक से नहीं मतलब इसको जल्दी में खींचा गया तो क्या होगा, वो इधर की ओर गिर जाएगा। ये एक अलग सिचुएशन होता है कि ये आपका मेटल है, इसको इस साइड रस्सी से बांधा गया है, फिर इस साइड रस्सी से बांधा गया है और दोनों तरफ बंदे हैं जो इसको खींच रहे हैं। अगर जल्दी से मतलब कोई साइड में अगर हम लोग रस्सी को तेजी से खींच दें तो वो उसी साइड गिर जाएगा। मतलब इस वाला रस्सी का कनेक्शन अगर मान के चलो ये जो ब्लॉक है इधर से भी बंधा हुआ है, इस रस्सी से भी और इधर से भी बंधा हुआ है। अगर मान के चलो हम इधर से इस रस्सी से तेजी से खींच दें तो इस ब्लॉक का जितना वेट है वो ए रस्सी पे पहुंचे कि पहले ही आपका ब्लॉक नीचे की ओर गिर जाएगा। ये पहला सिचुएशन होता है कि अगर हम रस्सी को तेजी से खींच दें तो आपका बी वाला रस्सी का कनेक्शन सबसे पहले टूटेगा। ये बेहतरीन क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, बट मैं इसको लिखवा भी दूंगा। अगर रस्सी को हम धीरे धीरे उसको खींचें, ये जो सम ब्लॉक है जो रस्सी से बंधा हुआ है, अगर रस्सी को धीरे धीरे खींचें तो क्या होगा, इस ब्लॉक का जितना वेट है वो ए और बी दोनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिस वजह से आपका ए वाला जो रस्सी है वो पहले टूटेगा। ये वाला अगर तेजी में खींचे तो बी टूटेगा, अगर धीरे धीरे खींचे तो ए पहले टूटेगा। तो ये आपके एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है मेरे भाई। ऐसा आपको क्वेश्चन तो यूट्यूब पे कोई नहीं करवा सकता है सिर्फ मेरे अलावा। इस लेवल का कंटेंट मैंने देखा आपको दो एग्जाम्पल तीन एग्जाम्पल इस सिचुएशन को मैं आपके सामने मैंने एनालाइज करवाया कि कैसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट का रोल यहाँ पे देखा जा रहा है मेरे भाई। ठीक है, तो क्या मैं इसको लिख देता हूं, 1 मिनट लिख देता हूं। व्हेन ब्लॉक is connected when a block is connected with thread from both side, फिगर देख रहे हैं ना ऊपर नीचे दोनों तरफ से, from both side A and B respectively, if we pull the थ्रेड या रोप रस्सी कुछ भी मान सकते हो, पुल द थ्रेड इन हैस्ट वे, हैस्ट मतलब जल्दी में, देन बी थ्रेड विल बी वैनिश आउट फर्स्ट ऑफ ऑल, बट if we pull the thread slowly, then a thread vanish out, vanish मतलब टूट जाएगा कनेक्शन। तो मैंने इसको पॉइंट वाइज में लिखवा दिया। देख रहे हैं ये अपना मेरा लैंग्वेज है मेरे भाई, ये किसी बुक का लैंग्वेज नहीं है। ये कोई भी ब्लॉक है अगर उसको कनेक्ट किया जाता है थ्रेड से, रस्सी से, दोनों साइड से ए और बी, तो अगर रस्सी को हम लोग जल्दी में खींच रहे हैं खूब तेजी से इस साइड से, इसमें लिख देता हूं फ्रॉम बॉटम साइड, देन बी थ्रेड विल बी वैनिश आउट फर्स्ट ऑफ ऑल। पहले ये वाला रस्सी सबसे पहले टूटेगा, रीजन बता दिया है क्योंकि इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से इस पे मैंने जैसे तेजी में खींचा तो इस ब्लॉक का जितना वेट है ए तक पहुंचने के पहले ही ये नीचे की ओर गिर गया। अगर इक्वल वेट पहुंचता था ना, ए सबसे पहले कनेक्शन उसका टूटा और रस्सी ए का सबसे पहले गिर जाता। ठीक है, पर ऐसा हुआ नहीं, जितना भार है सब बी पर ही पड़ गया और बी का रस्सी सबसे पहले टूट गया कनेक्शन।
बट इफ यू पुल द थ्रेड स्लोली देन ए थ्रेड वैनिश आउट फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये पॉइंट मेरे भाई ये आप याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल मान के चलिए या कॉन्सेप्चुअल मानिए, हर मान के आप क्वेश्चन इसको मान सकते हैं। इस लेवल का कंटेंट आपको मेरे भाई कहीं नहीं मिलेगा, तो फटाफट नोट डाउन कीजिए और डाउट है तो पूछिए। अब आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक क्लियर किया जाए, इनर्शिया ऑफ मोशन। रेस समझ गए, हमने उसका डिफिनेशन भी देख लिया, एग्जाम्पल भी देख लिए, कंसीडर भी कर लिए डिफरेंट सिचुएशन वाइज। अब आइए इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है मेरे भाई, ठीक है। इनर्शिया ऑफ मोशन हमारा अब ये कॉन्सेप्ट है, इनर्शिया ऑफ मोशन, इसको पढ़ना है। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है मेरे भाई, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है कि अगर कोई मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा, तब तक कराएगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगे। अगर उस पर बाहरी बल नहीं लगेगा तब तक वो, जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर है, ठीक है, ये तो मान के चलो कि रेस्ट में है, तो हमको इसको हम इस पर फोर्स लगाएंगे तो ये मोशन में आएगा। ऐसा हम लोग एग्जाम्पल मान के चलते हैं जिसमें कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है। ये ऑब्जेक्ट क्या है, कोई ऑब्जेक्ट आपका मोशन में, जैसे आपका बस चल रहा है या ट्रेन चल रहा है, फिर उसी सिचुएशन को मैं लिंक कर रहा हूँ। अब पैसेंजर कोई खड़ा है बट बस अचानक रुकता है तो हम लोग आगे की ओर झुक जाते हैं, आगे की ओर गिर जाते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे आपका बस चल रहा है तो आपका जो लोअर पोर्शन है वो भी तो बस के साथ चल रहा है, लोअर सरफेस मतलब लेग, वो भी तो बस के सरफेस में ही है, तो वो भी मोशन में। बट आपका जो ऊपरी भाग है बॉडी का, जैसे ही आपका बस रेस्ट में आता है तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो चाहता है कि हम अभी मोशन में ही रहे, हम रेस्ट में ना आए। बट जैसे ही बस वाला जो ड्राइवर है सडनली ब्रेक लगाता है तो हमारा ऊपर वाला पार्ट है वो चाहता है कि मोशन में ही, बट मोशन में ही रहें, बट जैसे ही ब्रेक लगता है तो वो रेस्ट में आ जाता है बस, जिस वजह से हम आगे की ओर झुक जाते हैं। तो वो बेहतरीन एग्जाम्पल माना जाता है इस इनर्शिया ऑफ मोशन का, कि व्हेन ए मूविंग ट्रेन और बस स्टॉप सडनली देन पैसेंजर लीन फॉरवर्ड। इनर्शिया ऑफ रेस्ट में पीछे की ओर गिरते थे, मैंने बताया इनर्शिया ऑफ रेस्ट में पैसेंजर पीछे की ओर लीन आउट होते थे। क्यों, क्योंकि वहां पे उल्टा केस था, वहां पे आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, जैसे ही मोशन में आता था तो आपका अपर पार्ट भी रेस्ट में ही चाहता था रहना, बट जैसे ही मोशन में आता था तो वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से उसके बॉडी में ओपोज हुआ, जिस वजह से ओपोज नहीं हुआ, बस को आपने स्टार्ट किया तो बस में आपने चेंज लाया तो वो उसका ओपोज करेगा। तो बस जैसे ही स्टार्ट हुआ तो बस में जितने पैसेंजर है वो भी तो सफ़र होंगे, वो भी तो बस के साथ ही इन्वॉल्व है, बस के साथ वो मोशन कर रहे हैं बस के रेफरेंस फ्रेम में। तो बस में मोशन आया तो ये भी लोग मोशन करेंगे, बट जो हमारा अपर पार्ट है वो चाहता था कि रेस्ट में रहना, जिस वजह से इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से वो बैकवर्ड की ओर, ऐसे हम लोग का शरीर पीछे की ओर हम लोग हो जाते हैं, बट मोशन वाला केस में हम लोग आगे की ओर झुक जाते हैं या गिर जाते हैं। तो ये इनर्शिया ऑफ मोशन का बेहतरीन एग्जाम्पल माना जाता है। तो क्या मैं अब डिफिनेशन लिख सकता हूँ, और एक एग्जाम्पल जैसे फुटबॉल, फुटबॉल आपने खेला होगा, फुटबॉल को मान के चलो कि आप किक करने के बाद का सिचुएशन देखो, जब हमने उसको ग्राउंड में किक किया अपने लेग से तो क्या है वो मोशन में आ गया, बट क्या फुटबॉल आपका हमेशा मोशन में ही रहता है, रेस्ट में तो आता है कि नहीं, कब आता है रेस्ट में, जब उस पर बाहर बल लगता है। कोई कोई बच्चा है उस फुटबॉल जो आया उसको रोक लिया तो बाहरी बल लगाया तो आपका फुटबॉल जो आपने किक किया वो रेस्ट में आ गया। दूसरा कैसे तरीका से रुक सकता है, जैसे आपने ग्राउंड टू ग्राउंड आपने फुटबॉल को किक किया तो आप जानते हैं कि ग्राउंड पे हमारा ओपोजिंग फोर्स है, जो सबसे बड़ा फोर्स है ओपोजिंग फोर्स में फ्रिक्शन फोर्स। तो उस सरफेस पे जब आपने स्ट्राइक किया तो एक ऐसा टाइम आएगा कि बिना
किसी बॉडी के बिना, किसी व्यक्ति के रोके हुए बिना भी आपका फुटबॉल जो आपने किक किया वो रुकेगा। क्यों? क्योंकि सरफेस पे एक फ्रिक्शन फोर्स है जो उसको ओपोजिशन प्रोवाइड करेगा और कुछ समय के बाद आपका फुटबॉल रुकेगा। हाँ, ये बात कह सकते हैं कि जब तक फ्रिक्शन फोर्स उस पर ओपोज नहीं करेगा तब तक फुटबॉल आपका मोशन नहीं रहेगा। तो ये सब एग्जाम्पल इतना इनफ है इनर्शिया ऑफ मोशन को समझने के लिए। ठीक है, ऐसे हमने इस मार्कर को ही वाल पे हिट किया, तो मार्कर को जब हमने हिट किया तो ये मोशन में आ गया, बट क्या जैसे ही दीवार से टकराया तो वो रेस्ट में आया कि नहीं, स्थिर हुआ कि नहीं? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं दीवार जो वाल है वो इसको ओपोजिशन फोर्स प्रोवाइड कर रहा था बाई सरफेस के कांटेक्ट में आने से, जो कि उस पर फ्रिक्शन घर्षण बल लग रहा था। ठीक है, तो मैं अब इसका डेफिनेशन लिख सकता हूँ इनर्शिया ऑफ मोशन का कि when an object is in motion, then it will be in motion until or unless external force applied on it। कोई ऑब्जेक्ट मोशन में ही है तो मोशन में ही रहेगा, तब तक रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगे। ठीक है, अब आइए इसका भी डिफरेंट एग्जांपल देखा जाए। तो पहला एग्जांपल यही मैं बोलूँगा जो मैंने बोला बस वाला, when moving train or bus stop suddenly, then passenger lean forward। रीजन मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि रीजन मैं आपको समझा दिया हूँ, क्योंकि उसका ऊपरी भाग है वो चाहता था कि मोशन में रहे, बट जैसे ही रेस्ट में आया तो इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से वो जो उसमें अंदर ओपोजिशन हुआ वो उसका रेसिस्ट किया, जिस वजह से वो आगे की ओर झुक गया। दिस इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। तो क्या ये एग्जांपल आपको क्लियर हो कि नहीं? मेरे स्टूडेंट से फटाफट नोट डाउन कीजिए, और डाउट है तो आप प्लीज़ पूछिए मेरे स्टूडेंट से। सारे बच्चे एक बार कमेंट करें कैसा लग रहा है क्लास, आज का सेकंड क्लास न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का। क्या ये एग्जाम्पल क्लियर है कि नहीं? इज इट क्लियर और नॉट? कि हम लोग सेकंड एग्जाम्पल देखा जाए। आइए देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं लिखने जा रहा हूँ उसको देखिएगा। An athlete take long distance running before long jump because velocity taken before long jump will help the runner या athlete to will help the runner to cover more distance of high jump as velocity added during long jump।
ये मैं एक बेहतरीन पॉइंट लिखा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हूँ मेरे भाई, जो कि एक जबरदस्त पॉइंट माना जाता है इनर्शिया ऑफ मोशन का। ठीक है, मैं इसको छोटा कर देता हूँ, आप प्लीज इस पॉइंट को देख लीजिए। ठीक है, ठीक है, इज क्लियर, देख लिया आपने। अब मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। मैं क्या लिखा हूँ मेरे भाई, क्या आपने देखा है कोई एथलीट या रनर है, लॉन्ग जंप करने से पहले पहले क्या करता है कि काफी दूर से दौड़ते हुए आता है। एक बैक वो लॉन्ग जंप नहीं लेता है, पहले काफी दूर से वो दौड़ते हुए आता है और तब जाके वो लॉन्ग जंप लेता है। तो वो ऐसा क्यों करता है मेरे भाई, क्यों करता है? क्योंकि जब वो लॉन्ग जंप से पहले जो वो रनिंग लेता है, जो वो दौड़ कर आता है, वही उसका वेग, वही उसका वेलोसिटी हेल्प करता है लॉन्ग जंप के वक्त। क्योंकि लॉन्ग जंप के लिए जो वो वेलोसिटी यूज करता है, जो एफर्ट लगाता है, वो वेलोसिटी क्या है, इस रनिंग रनिंग वाला भी जो वेलोसिटी है उस टाइम पे ऐड हो जाता है, जिस वजह से रनर जो है या एथलीट है वो एक अच्छा खासा लॉन्ग जंप लेता है, लॉन्ग जंप करता है और एक काफी लंबा दूरी तक वो लॉन्ग जंप करता है। तो क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं, वही मैंने लिखा हूँ। एन एथलीट टेक ए लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, लॉन्ग डिस्टेंस मतलब हल्का फुल्का, ये लॉन्ग मतलब समझ 1 किलोमीटर, हमें लॉन्ग जंप लेना है तो हम 1 किलोमीटर से दौड़ खा रहे हैं, ऐसा मत समझिएगा। एथलीट टेक ए लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, मैं इसको लॉन्ग या सर्टेन आपको समझ लेना, बिफोर लॉन्ग जंप, बिकॉज वेलोसिटी टेकन बिफोर लॉन्ग जंप, velocity taken before long jump will help the runner to cover more distance of high jump as velocity added of running during long jump, velocity added of running during long jump। ठीक है, या बॉलर से अभी आप देखते हैं बॉलिंग करने पहले पहले बहुत दूर से आता है, बहुत मतलब बॉलिंग करना है, फास्टर बॉलर को देखते हैं काफी एक लंबा दूरी से, मतलब लंबा दूरी मतलब 30-40 मीटर ऐसे से, मतलब 20-30 मीटर के रेंज से वो बॉल को एकदम ऐसे पकड़ के एकदम आता है, तब जाके वो बॉलिंग मतलब करता है। तो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि वो जब दौड़ के आता है ना तो उसको एक वेलोसिटी मिलता है, वही वेलोसिटी उसको हेल्प करता है बॉलिंग करने में, उसको एक हेल्प मिलता है, एक सपोर्टिव फोर्स मिलता है। बॉलिंग जो बॉलर सब है बहुत एक मतलब डिस्टेंस तय कर कर बॉलिंग फास्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो बॉलर जो बॉल है जब वो बैट्समैन से पड़े तब वो हाई अमाउंट में बॉल का वेलोसिटी हो, तो वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जब वो तेजी से दौड़ कर आते हैं तो वो वेलोसिटी, और जब वो बॉल फेंकते हैं तो वो दोनों का वेलोसिटी ऐड होकर ही बैट्समैन पे वो बॉल पहुंचता है, जिस वजह से हमारे इंडिया वाले मैच जीत जाते हैं और पाकिस्तान वाले हार जाते हैं, छक्का छुड़ा देते हैं हमारे इंडिया वाले बॉलर्स। ऐसा इसीलिए होता है। ठीक है, ऐसा बॉल एकदम यॉर्कर जो फेंकते हैं जबरदस्त लेवल पे, कराटे लेवल पे एकदम धड़ाधड़ धड़ाधड़ काट देते हैं हमारे क्रिकेटर्स टीम। ठीक है, तो वही बात कर रहा है कि कभी भी लॉन्ग जंप करने से पहले जो एथलीट है एक सर्टेन दूरी करके दौड़ते दौड़ते आते हैं, तब एक लॉन्ग जंप लेते हैं। ऐसा नहीं क्या कि बैक जो आए और लॉन्ग जंप कर लिए, नहीं, किसी न किसी कुछ दूरी तय करके दौड़ते दौड़ते आते हैं। क्यों क्यों ऐसा करके आते हैं? क्योंकि जब लॉन्ग जंप पे जो वेलोसिटी जब वो एक्वायर करे, जो यूज करे, वो वेलोसिटी या प्लस जो दौड़ते दौड़ते आ रहे हैं वो दोनों वेलोसिटी ऐड होकर लॉन्ग जंप समय उनका वेलोसिटी बढ़ जाए, जिस वजह से वो एक अच्छा खासा लॉन्ग जंप कर सके और एक अच्छा खासा दूरी तक करे। ठीक है, तो क्या ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं सूरज, कि और आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए इस पॉइंट के रिलेटेड? मुझे एक बार आप कमेंट कीजिए। यू विल हैव ओनली 20 सेकेंड टू एनालाइज ऑल द कंटेंट एंड प्लीज टोल्ड मी you need more explanation or not। क्या क्लियर है कि नहीं मेरे भाई? क्योंकि
अब ऐसे बिना दौड़े हुए कोई बंदा जो है लॉन्ग जंप करेगा तो वो इतना एफर्ट में नहीं लगा पाएगा लॉन्ग जंप में उतना वो वेलोसिटी। क्यों? वही जैसे रनिंग करके आ रहा है तो एक तो उस रनिंग का वेलोसिटी है उसके पास, एक तो उसका वेलोसिटी उसका रनिंग का है जो वेग से वो दौड़ के आ रहा है, तो उसका भी एक उसका स्टामिना है उसके पास। वही स्टामिना वही वेलोसिटी वो यूज कर लेता है इस लॉन्ग जंप के वक्त, जिस वजह से वो एक अच्छा खासा लॉन्ग जंप करता है और एक अच्छा खासा दूरी तक तय करता है। तो इसीलिए हमारे एथलीट या बॉलर सब जो बॉलिंग फेंकते हैं वो काफ़ी दूर से दौड़ते दौड़ते आकर बॉलिंग फेंकते हैं कि जब वो बॉल को फेंके बैट्समैन पे तो वो जो लॉन्ग डिस्टेंस तक जो वो दौड़ कर आ रहे हैं बॉल फेंकने के लिए तो वो भी वेलोसिटी ऐड हो जाए बॉलिंग फेंकने के दौरान, इस वजह से वो ऐसा करते हैं। तो ये भी आपका इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से ही वेलोसिटी जो है ऐड हो जा रहा है। हर सिचुएशन में आप देख रहे हैं जो मैंने लॉन्ग जंप का दिया एग्जांपल या बॉलर का दिया, ये भी आपका इनर्शिया ऑफ मोशन का ही कंसीडर आपका इसका माना जाता है। इनर्शिया ऑफ मोशन की ही वजह से ऐसा होता है कि उसका वेलोसिटी जो है बढ़ जाता है। आइए थर्ड और केस देखा जाए जो कि ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, रीजन पूछता है, सारा मैंने सोल्यूस आपके साथ डिस्कस किया है। बेहतरीन लेवल से हम लोग अपने चैप्टर को मेरे भाई पढ़ रहे हैं, ठीक है। बस आपका सपोर्ट की कमी है, सपोर्ट आप अपना कंटिन्यू रखिएगा। सूजस डेली बेसिस पे आपको क्लास मिलेगी, हर कुछ धीरे धीरे जैसे से आपका सपोर्ट बढ़ेगा हर चैप्टर का आपको मिलेगा, मैथ का भी मिलेगा, जीके जीएस इंग्लिश हर सब्जेक्ट हर फैकल्टी आपको पढ़ाएंगे। बस अपना सपोर्ट रखिएगा। थर्ड कंसीडर when the passenger jump when the passenger jump out of moving train, then it lean forward, it move forward। जब कोई भी पैसेंजर चलती हुई गाड़ी से, ऐसे तो मैं हमेशा बोलूँगा कभी भी हमें चलती हुई ट्रेन से या किसी भी चलती हुई व्हीकल से नहीं उतरना चाहिए, क्योंकि हमारा लाइफ जो है बहुत मेरे स्टूडेंट्स प्रीशियस है। हमें अपने लाइफ को बचा कर रखना है कैरियर बनाने के लिए। ट्रेन जब आपके प्लेटफॉर्म पे रुक जाए तभी उतरो ना मेरे भाई, क्या इतना हड़बड़ी कि चलती ट्रेन में हम लोग उतर जाते हैं। ऐसा लापरवाही नहीं करना है, जो करे भी उसको भी आपको समझाना है। कभी चलती ट्रेन में चढ़ना नहीं चाहिए ना उतरना चाहिए, ये सब हमें प्रिकॉशन रखना चाहिए जर्नी के वक्त, ठीक है। तो देखिए बोल रहा है कि जब पैसेंजर, बट ये फिजिक्स है तो हर कंसीडर को हमें एनालाइज करना है और उसको एक्सप्लेन करना है। व्हेन द पैसेंजर जंप आउट ऑफ द मूविंग ट्रेन, चलती हुई ट्रेन से जब पैसेंजर कूदता है तो वो जंप करता है तो मेरे भाई वो आगे की ओर बढ़ने लगता है। देखिएगा एक माना भी जाता है कि जब आप इमरजेंसी में, ऐसे तो नहीं करना चाहिए मैंने बता दिया, मूविंग ट्रेन से आप कूद रहे हैं, मूविंग ट्रेन से आप जंप कर रहे हैं, एक तो मतलब ज़्यादा स्पीड का, अगर ट्रेन का ज़्यादा स्पीड है तब तो बहुत रिस्क है, बहुत रिस्क है। अगर बहुत ट्रेन अपना प्लेटफॉर्म से निकल गया, एक अच्छा खासा स्पीड पकड़ लिया तब तो दिक्कत है। मान के चलिए स्लो स्पीड मतलब मीडियम स्पीड पे है, अगर आप उस कंडीशन में आप जंप कर रहे हैं तो जैसे हम प्लेटफॉर्म पे उतरे तो हमें कुछ दूरी तक चलते हुए, मतलब कुछ सर्टेन स्पीड के साथ आगे बढ़ते ना चाहिए, एक बैक रुक नहीं जाना चाहिए प्लेटफॉर्म पे चलती हुई ट्रेन से उतर रहे हैं तो। क्यों? क्योंकि इनर्शिया ऑफ मोशन मेरे भाई वर्क कर रहा है। आपका ट्रेन मेरे भाई मोशन में है तो आपका लोअर बॉडी में मोशन में था, बट जैसे ही आपने प्लेटफॉर्म पे जब चलती हुई ट्रेन से जब आपने कूदा तो क्या हुआ कि अब आपका जो आपका लोअर पोर्शन है भाई वो तो अभी भी चाहेगा कि मोशन में रहे। लोअर पोर्शन जो आपका है, सॉरी लोअर पोर्शन जो है बॉडी का, जैसे आप प्लेटफॉर्म से उतरे तो वो क्या है, आपने ट्रेन को छोड़ दिया, आप दूसरे रेफरेंस फ्रेम में आ गए,
जो आपका लोअर पोर्शन है बॉडी का वो तो रेस्ट में आप होना चाहेगा, बट जो आपका अपर पार्ट बॉडी का वो चाहेगा कि मैं मोशन में रहूँ। तो जिस वजह से अगर हम लोग कुछ दूरी तक दौड़ चलते थोड़ा सा स्पीड के साथ नहीं बढ़ेंगे तो हम क्या होगा, गिर सकते हैं पीछे की ओर, धकेल मतलब पीछे की ओर हम लोग जा सकते हैं। अच्छा खासा मतलब रिस्क है, गिर सकते हैं, एक्सीडेंट हमारा मतलब मुंह कान फट जाएगा, ट्रैक पर गिर सकते हैं। समझ रहे हैं कितना रिस्क है। तो वही अगर जंप कर भी रहे हैं तो हमें कुछ दूरी तक कुछ सर्टेन स्पीड के साथ अपना बढ़ते रहना है कि इनर्शिया ऑफ मोशन हम पे ज़्यादा हावी ना पड़े, ज़्यादा हम पे ओपोजिशन ना हो। एक बैक रुक जाइएगा, एक तो कूदे और एक बैक आप रुक गए, एक अचानक आपने जंप किया और आपने रुक गया, आपने क्या हुआ, आप अचानक रुक गए, जिस वजह से क्या हुआ कि आपका सारा बॉडी रेस्ट में आ गया, आपने उसके स्टेट में काफ़ी ह्यूज अमाउंट में चेंज किया, जिस वजह से आप पीछे की ओर जा सकते हैं और गिर भी सकते हैं। तो इस वजह से अगर कोई पैसेंजर मूविंग ट्रेन से जंप करता है तो वो आगे की ओर जाता है, ठीक है। तो बट हमें एक ही कंडीशन को याद रखना है कि हमें कुछ दूरी तक थोड़ा सा स्पीड के साथ चलना है। जैसे मैंने अभी बताया था एथलीट वाला केस या आपका लॉन्ग जंप लेने वाला केस, क्योंकि यहाँ पे सारे पे न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन का प्रिंसिपल मेरे भाई वर्क कर रहा है। तो ये सब एग्जाम्पल है, कंसीडर है, ये सब पॉइंट है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके इनर्शिया ऑफ मोशन से। आज हमने बस 2 कॉन्सेप्ट को क्लियर किया बेहतरीन लेवल से। देख रहे हैं कितना हम लोग आराम से चल रहे हैं, फुल कॉन्सेप्ट के साथ मेरे भाई पढ़ रहे हैं अपने क्लास को, ठीक है। तो बताइए क्या यहाँ तक आपको किसी तरह का प्रॉब्लम है तो मेरे भाई सोजस प्लीज प्लीज कमेंट कीजिए। तो आज मेरे भाई क्लास को हम लोग इतना ही तक रखते हैं। कल हम लोग इनर्शिया और डायरेक्शन पढ़ेंगे, इसका भी कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, और फिर हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ, फिर पढ़ना है न्यूटन थर्ड लॉ, फिर चैप्टर को द एंड करेंगे। मान के चलिए आप कि सैटरडे, ये तो आपका फ्राइडे हो गया, सैटरडे नहीं तो सैटरडे को आशा कम है, ठीक है। मंडे तक आपका ये न्यूटन्स लॉ खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर ट्यूजडे से फ्रिक्शन पढ़ेंगे सूजस। तो प्लीज जितना मैं पढ़ाया हूँ उसको रिवाइज कीजिएगा। किसी तरह का और कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसका कमेंट आपको रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़िए, हर चीज़ के साथ जुड़िए जो आपको पढ़ाई में रिलेट करे, ठीक है। और कंटेंट पे फोकस कीजिए, पढ़िए मन लगा के, टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजी जो मैं बोला हूँ उस पर वर्क कीजिए। हर पोर्शन को आपको टाइम देना है, हर अपने सिलेबस को, जीके भी पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है, हर को इम्पोर्टेंस देना है, ठीक है। टाइम बांध लीजिए, ठीक है। तो सोल्जर्स पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, हंसते रहिए। बाय बाय, जय हिंद माय वॉरियर्स।